इस देश को आजाद करने के सपने केवल कुछ चंद लोगों के नहीं। फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी ओवरसाइट नहीं कर सकता। सबों की उम्मीदें थी कि देश आजाद होगा। नेहरू जी ने वायदा किया था सबके आंसू पूछने। मद्रास सरकार पहुंचे नेहरू जी के पास कि नेहरू जी ऐसे कैसे आंसू पूछते हैं, हम आरक्षण का प्रावधान करते हैं और कोर्ट जो है वो कहती है कि नहीं अवैध है। बड़ी आराम से समझना है आपको, बड़ी बारीकी से समझना है आपको, और कभी आप जीवन में इन चीज़ों को नहीं भूल पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप इस क्लास को ढंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा एक तरह से दावा तो नहीं कहना चाहिए, ये एक थोड़ी सी काउंटलेस वाली एक शब्द रहती है। मैं प्रायः अपने चैनल पे ऐसे शब्दों का, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ जो आमतौर पे यूट्यूबर करते हैं, लेकिन मेरा पूर्ण भरोसा है, ठीक ना, कि अगर आप इस क्लास को ढंग से सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, तो आपकी कोई भी डॉट्स आपके मन में नहीं रह जाएंगे। नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल 15, यानी कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग समानता के अधिकार, जो कि आपको आर्टिकल 14 से 18 तक आपको दर्ज है, तो उसी के अंतर्गत इसी कड़ी में आज हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी एक विवादित आर्टिकल्स हैं, कई सारे जो देखिएगा मसले इस आर्टिकल से जुड़े रहे हैं, कई सारे वाद विवाद इस आर्टिकल से जुड़े रहे। पहला संविधान संशोधन चूँकि 15 जो है वहाँ पर भी आर्टिकल 15 आपको दिखाई पड़ेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक अनुच्छेद है और काफ़ी इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। हमारे संविधान के भाग 3 की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भाग 3 में आप देखेंगे कि जब आप समानता के अधिकार की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ठीक ना, 15 और 16, ये दोनों ही आर्टिकल काफ़ी विवादित आर्टिकल्स रहे हैं, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। यहीं से आप लोग देखेंगे कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध करने की सरकार को जो है, राज्य को जो है वो अधिकार मिल जाते हैं, ठीक ना। और उसके बाद आप देखेंगे जो SC/ST एक्ट है, आपको अनुसूचित जाति जनजाति को एक तरह से कैसे वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उन सारी चीज़ों का द्वार जो है वो आर्टिकल 15 से ही खुलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है संविधान की, और आज हम लोग इसी आर्टिकल पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि अगर हम एक लाइन में जो अनुच्छेद 15 को देखने का प्रयास करें, तो इसे हम कह सकते हैं कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव जो है वो वर्जित करता है। ये आर्टिकल जो है इस आधार पे कोई भेदभाव राज्य या कोई नागरिक नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। जैसा कि आप देखेंगे कि वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं, प्रायः फैक्चुअल टाइप के जो कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, खास करके बिहार दारोगा का एग्जामिनेशन है, या आप देखेंगे बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे प्राय ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे जो है भेदभाव को से रोकता है। यही है हमारा अनुच्छेद 15 एक लाइन में। लेकिन वस्तुतः ये एक पंक्ति, एक लाइन कह देने से हम लोग आर्टिकल 15 को नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम आर्टिकल जो है अनुच्छेद 15 को हम सिलसिलेवार ढंग से, चूँकि इसमें सब क्लॉज आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और रिसेंटली जो आप देखेंगे कि लास्टली जो 103 अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान का, जिसमें EWS आरक्षण का रास्ता साफ हुआ, तो वहाँ पे 15(6) को भी इसमें जोड़ा गया। तो 6 सब क्लॉजेज है इसमें, और जब तक हम इन सारे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तब तक आप आर्टिकल 15 के मूल भावना को नहीं समझ पाएंगे। तो हम बारी बारी से सबों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो है वो क्या करता है कि राज्य किसी भी नागरिक, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो है
वो राज्य को निषेध करता है, एक तरह से ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 15 और 15(1) और 15(2) दोनों की भाषा को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो दोनों की भाषा लगभग एक समान ही है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य को भेदभाव करने से रोकता है, और अगर आप अनुच्छेद 15(2) को देखने का प्रयास करेंगे तो वो राज्य और व्यक्ति दोनों को आपको भेदभाव से इन 5 आधार पे, केवल इन 5 आधार पे भेदभाव से रोकती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15(1) को ध्यान रखेंगे कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 कैरेक्टेरिया है, हमें ध्यान रखना है इस 5 कैरेक्टेरिया को। एक है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा रूल्स, कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जहां पे व्यक्ति के साथ जो है वो इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किए जा रहे हैं तो ऐसा कोई कानून, कोई विधि, कोई अधिनियम जो है वो सरकार नहीं बनाएगा, नहीं बना सकता। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको हम बता दें कि ये जो आर्टिकल 15 जो है, ये जो अनुच्छेद है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। क्योंकि हम लोग पहले से इस बात को जानते ही हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आपको भाग 3 है, आपको संविधान के भाग 3 जिसके तहत हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो उसमें कुछ राइट्स ऐसे हैं जो दोनों को मिले हैं, भारतीयों को भी मिले हैं और विदेशी व्यक्तियों को मिले हैं, जबकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो केवल भारत के लोगों को ही प्राप्त है। तो अगर आप अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 केवल भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के है। और यहाँ पे क्या है कि एक शब्द केवल, अब ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि अन्य आधारों पे इसका मतलब भेदभाव हो सकता है, सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, केवल धर्म के आधार पे, केवल जाति के आधार पे, ठीक है ना। आपको जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि जन्म स्थान, एक वाद है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जन्म स्थान और निवास स्थान ये 2 अलग चीजें हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कि जन्म स्थान, तो जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, इस आधार पे भेदभाव नहीं होगा, लेकिन निवास स्थान के आधार पे, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किए जा सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि बिहार में जो बीपीएससी टीआई एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उसके 3 चरण हो भी चुके हैं, और डोमिसाइल नीति को लेकर लंबे समय से जो है बच्चे जो हैं, विद्यार्थी वो जो है वो आंदोलन पे हैं। बहुत सारे बच्चे मांग करते रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो बड़ी संख्या में जो है बिहार के बाहर के जो अन्य स्टेट है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो कि वेस्ट बंगाल हो या देश के अन्य किसी भी राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो बड़ी संख्या में जो है बीपीएससी टीआरई माने 1, 2, 3 जो तीनों ही फेज के एग्जामिनेशन हुए हैं वहां पे उन्होंने बिहार में जॉब प्राप्त किया, यहाँ पे टीचर बने हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये मैसेज जाता है कि बिहार के जो बच्चे हैं, उनके जो बिहार के जो स्टूडेंट हैं, उनके हित में ये एक सही फैसला प्रतीत नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार के, आप देखेंगे कि राजधानी पटना की सड़कों पर लंबे अवधि तक ये आंदोलन भी करते रहे। एक मांग की जा रही है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सरकारी नौकरियां होंगी, बीपीएससी की जो टीचर बहाली प्रक्रिया चल रही उसमें केवल बिहारियों को मौका मिले। या आप देखेंगे कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे आपको एक सीमा तय कर दी जाती है कि 10% से अधिक जो है वो बाहर के अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, वो आपको 10% से अधिक सीटों पर अपना दावा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की नीति जो है वो बनाने की मांग की जा रही है बिहार के छात्र छात्राओं के द्वारा भी।
और अगर आप मतलब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको फिर ये मांग उचित भी थोड़ा प्रतीत होगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल बिहार में पहली बार ये मांग है, कई सारे राज्य हैं जहां पे इस तरह की नीतियां लाई गई, डोमिसाइल नीति को लागू करने का प्रयास किया गया है। वहीं अगर हम एक वी आर ऑल इंडियन, अगर हम एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं तो थोड़ा सा आपको लॉजिकल भी लगेगा। तो खैर ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत डिस्कशन के अलग बिंदु हैं कि वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी तो तय है कि अगर राज्य के एग्जामिनेशन हैं तो राज्य के विद्यार्थियों को, राज्य के बच्चों को उसमें उनके लिए प्रोविजन जरूर होने चाहिए ताकि अधिकाधिक लाभ जो है उस राज्य के बच्चों को प्राप्त हो सके। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो डोमिसाइल नीति को बिहार की जो बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन जो चल रही है, जिसकी फेज 4 उसकी भी बहाली जल्द होने वाली है, ठीक ना, जल्द वैकेंसी आएगी। आप लोग जो तैयारी में जुटे हुए हैं वो अपनी तैयारी को और धार दें, क्योंकि ये समय जो है ये अगर आप मंद पड़ गए, अगर आप सुस्त हो गए, कैजुअल ले लिए तो फिर आप एग्जामिनेशन की दौर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टेमिना को बनाए रखें और इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, ठीक ना, और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करें ताकि जब एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत ज़्यादा आपको वक्त नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए नोटिफिकेशन के बाद। तो ये ज़रूरी है कि हम अभी से लगे रहें, और जो अभी से ना लगे रहेंगे, जो एक डेडिकेशन के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ अगर नहीं लगे रहेंगे तो वो दौर से निस्संदेह बाहर हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन निवास स्थान के आधार पे जो है वो भेदभाव किए जा सकते हैं। जन्म स्थान अलग चीज है और निवास स्थान अलग चीज है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे अनुच्छेद 15(1) किसी भेदभाव को मना करता। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 15(2), ठीक ना। अनुच्छेद 15(2) आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 को अगर आप देखिएगा तो ये आर्टिकल अगर आप समझिए तो ये राज्य और नागरिक, राज्य एवं नागरिक दोनों को, मतलब राज्य भेदभाव नहीं करेगा, सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नागरिक अन्य नागरिक के साथ भेदभाव करे। इन 5 आधार पर नागरिक भी दूसरे किसी अन्य नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे, और ये आर्टिकल 15(2) में है। अगर आप 15(2) को देखेंगे तो कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, जो 5 क्राइटेरिया है, कभी कभी ये संख्या भी आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इन 5 आधार है आपको, इस 5 आधार पर जो है केवल इन आधारों पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है उनके साथ नहीं करेंगे, किसी नियोक्ता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब जरा आप आर्टिकल 15(2) को विस्तार रूप दे, अगर थोड़ा सा उसको विस्तारित रूप में समझने का प्रयास करें हम, तो क्या कहता है आर्टिकल 15(2) कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, ठीक ना, मतलब कि कोई भी नागरिक, अगर मान लेते हैं कि हमने एक होटल खोल रखा है, हम एक रेस्तरां खोल रखे हैं, तो केवल इस आधार पे कि कोई फलाने जाति का है या कोई अलग धर्म का है, ठीक ना, हम किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने रेस्तरां में जो है वो भोजन नहीं करने देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम कानून के शिकंजे में होंगे। होता है कई अवसर पे आप देखेंगे कि अब मान लीजिए कि हम कोई होटल चला रहे हैं, हमारी कोई अपनी एक रेस्तरां है, ठीक ना, और उस रेस्तरां में हम अगर ये कहते हैं कि इस जाति के लोग इस रेस्तरां में जो है वो नहीं आ सकते हैं, या कोई पार्टिकुलर हम स्पेसिफिक हम कह देते हैं कि इस धर्म के लोग जो है हमारे रेस्तरां में नहीं आएंगे, ठीक है, वो यहाँ भोजन नहीं कर सकते, हमारे होटल में नहीं रुक सकते हैं, ठीक ना। या हम मान लेते हैं कि मनोरंजन के कुछ साधन जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा जो है, मान लेते हैं कोई इस तरह की साधन जो है वो चलाए जा रहे हैं, तो उस स्थान पर केवल इन 5 आधार पर
आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके होटल है तो आप उस होटल में किसी जाति विशेष के लोगों को आप रहने नहीं देंगे, या फिर आप वहाँ पे आप अगर उसको कहते हैं कि नहीं हम मेरे होटल में जो है, मेरे रेस्तरां में जो है ये भोजन नहीं कर सकते, भोजनालय में ये भोजन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और ये एक भेदभाव है। और आर्टिकल 15(2) इसी भेदभाव को वर्जित करता है। दरअसल इसी के लिए हमको मतलब अनुच्छेद 15(2) बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाता है कि किसी के साथ आप इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा विस्तारित रूप में समझना है कि अगर आपके अपने ही दुकान क्यों नहीं हो, लेकिन वहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो महिलाओं को सामान नहीं देंगे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, मतलब अगर आप कर रहे हैं, या आप कहेंगे कि हम एक्स जाति जो है उनको हम यहाँ से सामान नहीं देंगे, अपनी दुकान से कोई सामान नहीं देंगे, फलाने धर्म के लोगों को हम अपनी सामान नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आप ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। केवल राज्य ही नहीं, नागरिक भी इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकता है। तो क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि आर्टिकल 15(1) एक तरह से सरकार को रोकती है 5 आधारों पर आपको किसी भी तरह की भेदभाव से। वहीं अगर आप 15(2) को देखेंगे तो यह राज्य के साथ साथ नागरिकों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर देती है कि नागरिकों को भी इन 5 आधार पे, केवल इन 5 आधार पे निर्योग्यता से, भेदभाव से, किसी भी वंचना से रोकने का कार्य करती है। अब अगर आप देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसमें जैसे आप देखिए कि अगर राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा वित्त प्रदान, चाहे वो अंशतः हो चाहे पूर्णतः हो, मतलब अगर कोई सार्वजनिक स्थान है, देखिए आप कुआं है, तालाब है, स्नानागार, सड़क हो, सार्वजनिक समागम के स्थान हो, मतलब कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान है जो राज्य द्वारा पोषित है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य द्वारा संचालित है, चाहे वो राज्य द्वारा अंशतः संचालित हो या राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित हो। कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो कुआं है, चाहे वो तालाब है या स्नान घर है, ठीक ना, किसी भी सार्वजनिक समागम का कोई स्थान है, वो उस स्थान पे केवल इन 5 आधार पे, कौन से 5 आधार जो आपने 15(1) में भी देखा, 15(2) में भी देखा, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, केवल इस 5 आधार पे आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सड़कें हैं सबके लिए, अगर आप मान लेते हैं ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी में सभी आदमी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई भेदभाव किया जाएगा। तो अंशतः निधि से बनाए गए हों, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने पहले भी कहा कि राज्य के द्वारा, चाहे वो अंशतः निधि से यानी अंशतः वित्त पोषित हो या पूर्णतः वित्त पोषित हो, अगर वो सरकार द्वारा संचालित है, राज्य द्वारा संचालित है, तो ऐसे जगहों पर आप किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव जो है इन 5 आधारों पे, केवल 5 आधारों पे आप नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं रोक सकते हैं, ठीक ना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही जो है, कानून जो है वो करेगी, ठीक ना। आप कई सारे आप देखेंगे इसी को कवर करने के लिए आप जैसे देखिएगा SC/ST एक्ट है हमारे देश में, ठीक ना, अनुसूचित जाति जनजाति जो है अस्पृश्यता निवारक कानून है, SC/ST एक्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक ना। ये एक्ट क्या करता है, देखिएगा आपकी अक्सर ये एक्ट जो है वो विवादों में आते हैं, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये गलत है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, 14 का समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। ऐसे तबके जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, या जिनके साथ लंबे वर्षों से आपको देखिएगा जो वंचना के शिकार हैं, जिनके खिलाफ शोषण हुए हैं, जिनका शोषण हुआ है, या आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से भी जो पिछड़ गए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो वंचना के शिकार रहे हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, ठीक ना, हजारों वर्षों से जिनका शोषण हुआ है, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कुछ ऐसे जो हैं वो राइट्स देने ही पड़ेंगे हमें, ताकि वो अपनी अधिकारों का बेहतर ढंग से बचाव कर पाए और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो पाए। तो आप देखिएगा कि इसी अनुच्छेद के तहत अगर आप देखेंगे तो SC/ST एक्ट जो है लाए गए हैं, जहाँ पे कुछ
विशेष प्रोटेक्शन उनको दिया गया है कि अगर किसी के साथ आप जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और अगर उस जाति सूचक शब्द के प्रयोग के द्वारा आप उसे अपमानित करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और ये आपको कुछ इसमें विशेष रूल्स हैं जिसमें आपको आपकी गिरफ्तारी जल्दी होगी। बहुत सारे जो अन्य, हम चूंकि विषय से भागना नहीं चाहते हैं तो विषयांतर हो जाएगी, तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर इस अधिनियम के बारे में हम चर्चा करने करेंगे। या फिर आप देखिएगा कि जैसे महिलाओं के लिए सरकार विशेष उपबंध करेगी। अब आगे हम एक आर्टिकल बताते हैं तब उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, अनुच्छेद 15(3), 15(1) और 15(2) आप देख रहे हैं कि राज्य और नागरिकों को रोक रहा है। अब यहां से क्या है कि राज्य को कुछ अधिकार मिल जाते हैं, राज्य को कुछ राइट्स मिल रहे हैं, राज्य को मिल रहे हैं। अब ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स को सामान्यतः हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए अधिकार है। लेकिन उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में आप देखिएगा तो कई सारे सब क्लॉज ऐसे हैं जो राज्य को विधि बनाने का, कानून बनाने के, अधिनियम बनाने के कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर जाते हैं। जैसे आप 15(3) को देखिए। अब तो सीधे समझे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं, ठीक ना। अब महिलाओं को जो है वो आपको स्पेशल लीव मिलते हैं, आप देखेंगे वहां पे। फिर जो मैटरनिटी लीव है, मातृत्व अवकाश मिलते हैं। अब पुरुष कहेंगे हमको नहीं मिल रहा है तो ये भेदभाव हो रहा है। नहीं, ये भेदभाव नहीं है। अगर आप आर्टिकल 15 को ढंग से पढ़ेंगे तो उसी में इस बात का भी जिक्र है। आर्टिकल 15(3) को देखिए क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान या उपबंध करने से नहीं रोकेगी। पहले हम समझ चुके हैं जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। केवल इन 5 आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। केवल इस 5 आधार पे कोई अधिनियम नहीं लाए जा सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून जो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए लाया गया है तो इसको आर्टिकल 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और क्लियर कट है, आप इसको एकदम आराम से समझने का प्रयास करें कि 15(1), 15(2) आप वहां पे देखे हैं कि लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, न राज्य करेगा न नागरिक करेगा। लेकिन वहीं पे 15(3) में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि सकारात्मक भेदभाव अगर महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए सरकार कोई विशेष उपबंध करती है, विशेष प्रावधान लाती है, ठीक ना, उनके हितों के लिए, तो फिर ये 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं होगा। यानी कि ये वो आर्टिकल्स है जो एक तरह से राज्य को कुछ पावर दे रहा है, कुछ अधिकार प्रदान कर दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए, जो बच्चों के लिए विशेष उपबंध, जो है विशेष प्रावधान उन कानूनों के जरिए जो है किए गए हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर जो है वो महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, उनके साथ जो है हरासमेंट होती है, ठीक ना। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाया है कि कार्यस्थल पे अगर किसी महिला के साथ कोई भेदभाव होती है या किसी महिला के साथ जो है अभद्रता की जाती है, उनका हरासमेंट किया जाता है, तो ये अपराध के दायरे में होंगे और सरकार उसको एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है कि उनके साथ इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाए, ठीक ना। और ये अधिकार सरकार को कहाँ से मिलती है कि आप महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर पाए, तो ये अधिकार उनको अनुच्छेद 15(3) से मिलती है। तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 15(3) सरकार को एक तरह से एक अधिकार प्रदान करता है कि वो सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं,
किसके लिए? तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अगर सरकार कुछ विशेष उपबंध करना चाह रही है, कुछ विशेष प्रोविजन करना चाहते हैं, कुछ विशेष प्रावधान करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये अधिकार आपको प्रदान होगी 15(3) से। यहाँ पे देखिए 15(4) ये बहुत ही विवादित आर्टिकल्स है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को अगर आप देखिएगा तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 15 में अब तक कुल 3 बार संविधान संशोधन किए गए हैं, ठीक ना। आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 15 को अगर देखेंगे तो अब तक 3 अमेंडमेंट इसमें किए जा चुके हैं, 3 बार संविधान संशोधन किए जा सके हैं। और आर्टिकल 15(4) जो है, चूंकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था तो वो सारे आर्टिकल्स जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं होते हैं वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो जाते हैं, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप उन अमेंडमेंटों को समझे कि किन हालात में वो किए गए थे, किन परिस्थितियों में वो अमेंडमेंट किए गए और क्या किए गए उस संविधान संशोधन के जरिए। तो अनुच्छेद 15(4) को एक बार समझते हैं, फिर इसकी ऐतिहासिकता पे हम बात करेंगे कि कैसे इसको किन परिस्थितियों में संविधान संशोधन के जरिए जो है इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 15(4) इस अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद 29(2) कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों को किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोक सकता है। देखिए इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आराम से आप समझ पाएंगे, ठीक ना। इस लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है अनुच्छेद? अगर हम 15(4) की बात करें तो अनुच्छेद 15(4) साफ शब्दों में कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं की गई है। जब आप देखेंगे 15(5) में आएंगे, आरक्षण की बात करेंगे तो वहां पर भी सामाजिक पिछड़ापन है, न कि आर्थिक पिछड़ापन की जिक्र है। बाद में देखिएगा आर्थिक पिछड़ापन भी आपको इसी आर्टिकल्स में 15(6) में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) कहता है कि सामाजिक रूप से और अगर शैक्षिक रूप से कोई पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो कि सामाजिक रूप से, ठीक ना, और शैक्षिक रूप से पिछड़ गए, जैसे कि अनुसूचित जाति SC, शेड्यूल कास्ट ST, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इनके लिए सरकार कोई विशेष उपबंध कर सकेगा। और ये विशेष उपबंध जो है वो आर्टिकल 15(1) या 15(2) में जो आपने देखा है, ना तो उसका उल्लंघन होगा और ना ही आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 29 पे हम आएंगे, वहां पे हम लोग अनुच्छेद 29-30 को आप देखेंगे कि वहां पे किस तरह के शिक्षा और संस्कृति के कुछ मौलिक अधिकार वहां पे प्रदान किए गए। ये अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ऐसे समझिए कि ये मैटर आया कहां से। सबसे पहले इसके इतिहास को ही समझने का प्रयास करते हैं। एक वाद है चंपकम दोराईराजन, चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास सरकार, ठीक ना। दरअसल ये वाद क्या है? ये वाद है कि आप जान ही रहे हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया और जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 को हमारा देश आजाद होता है। हम अपनी संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी, संविधान को जो जान ही रहे हैं 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। हालांकि इसके बहुत सारे आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और होता क्या है कि मद्रास मेडिकल कॉलेज में 12 सीटों की एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें 12 विद्यार्थियों का एडमिशन होना था। उसमें क्या किया गया, नामांकन के लिए मद्रास सरकार के द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया
और वो आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसमें आप देखेंगे कि जो पिछड़े वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, एससी थे, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इसके कारण क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक महिला थी चंपकम दोराई राजन, जो ब्राह्मण महिला थी, ठीक ना। मद्रास मेडिकल कॉलेज में ये आरक्षण का मसला था। 12 बच्चों का नामांकन होना था, जिसमें ये कहा गया कि आपको कुछ जो है माने जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए आरक्षण के कुछ विशेष उपबंध किए गए उसमें मद्रास सरकार के द्वारा। और चंपकम दोराई राजन नामक जो ब्राह्मण महिला थी, वो इस मैटर को लेकर वो पहुंच गई मद्रास के हाई कोर्ट में कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये मैटर पहुंच गया कोर्ट में, ठीक ना। देश आजाद हुए हैं, ठीक ना। और आपको कई सारे वाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट में पहुंचना शुरू हो गई। ये वाद भी चंपकम दोराई राजन महिला न्यायालय का दरवाजा खटकाई था। और उस समय चीफ जस्टिस थे जे कानिया साहब ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बात है कि ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 एक साफ शब्दों में कह रहा है कि मतलब अब केवल धर्म के आधार पे, केवल जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मद्रास सरकार ने अपना तर्क दिया कि हुजूर आप देखिए कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, उसके आर्टिकल्स जो है वो आप 37 को पढ़िए, आप उसके आर्टिकल्स 46 को पढ़िए, जहां पे विशेष उपबंध करने की बात की गई है। तो ये पिछड़े लोग हैं, अगर हम इसके लिए विशेष उपबंध नहीं करेंगे तो कैसे इसका दाखिला होगा। कानिया साहब ने कहा जी ना हुजूर, ये तर्क सही नहीं है, वो फोर्सेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, तो कहा कोर्ट ने कहा कि देखिए डीपीएसपी जो है परिवर्तनीय नहीं है, वो स्वतः लागू नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स स्वतः लागू हो, तो फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी ओवरसाइट नहीं कर सकता है। मतलब साफ शब्दों में समझिए कि न्यायालय ने ये कहा कि अगर हम मसला मौलिक अधिकार और क्या कहते हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपस में टकराएंगे, तो चूंकि डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, राज्य द्वारा वो स्वतः लागू नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट स्वतः लागू है, तो हम वरीयता मौलिक अधिकारों को देंगे, न कि हम नीति निर्देशक तत्वों को देते हैं। और मौलिक अधिकार में की रक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन डीपीएसपी की कीमत पर, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट्स को ओवरसाइट नहीं कर पाएंगे। तो साफ शब्दों में चंपकम दोराई राजनवाद में जो है, इसमें देखिएगा कि इसमें कोर्ट ने माना कि नहीं, ये तो गलत है, यह आरक्षण वैध नहीं है। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, किसी भी आधार पे, इन 6 जो आधार आपको बनाए गए हैं, ठीक ना, तो आर्टिकल 46 का या 29(2) का भी ये उल्लंघन है, आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है, तो इस आधार पे आपको यह आरक्षण वैध नहीं है। अब सोचिए देश के हालात, इस देश को आजाद करने के सपने केवल कुछ चंद लोगों के नहीं थे। इस देश की आजादी के लिए देश के हर तबके ने, अग्रे, पिछड़े, दलित, हिंदू, मुसलमान, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, महिलाओं ने, ठीक ना, इस आजादी के सपने अपने दिलों में, अपने दिमाग में बुने थे। इस देश की आजादी के लिए जो है उन्होंने कुर्बानियां दी, अपनी शहादत दी, और तब जाके ये देश आजाद हुआ। सबों की उम्मीदें थी कि देश आजाद होगा, नेहरू जी ने वायदा किया था सबके आंसू पोंछ देंगे। मद्रास सरकार पहुंचे नेहरू जी के पास कि नेहरू जी ऐसे कैसे आंसू पोंछ देंगे आप, हम आरक्षण का प्रावधान करते हैं, और कोर्ट जो है वो कहती है कि नहीं, अवैध है। तो ऐसे सब दिन अगर यही हाल रहेगा तो वो तबके कैसे आगे होंगे। आपने तो कहा था सबके आंसू पोंछ देंगे, कैसे पोंछ देंगे, ऐसे कैसे आंसू पोंछ देंगे आप सबके आंसू। आजादी के बाद इस देश के एक नए भारत के सपने तो केवल चंद लोगों के सपने नहीं थे, महज कुछ खास समुदाय के सपने नहीं थे, ये सपने तो सबों के थे,
सबों ने इस देश, सबों की अपनी उम्मीदें थी देश के संविधान से, कि उनकी कुछ आशाएं थी, वो उनको उम्मीद था, विश्वास था, भरोसा था कि हमारी वो मांगे, हमारी वो उम्मीदें जो है वो पूरा होगी। तो ऐसे कैसे चलेगा? नेहरू जी भी दूरदर्शी थे, वो देश के हालात को समझ रहे थे, वो जान रहे थे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आज़ादी का जो असली मकसद है, जो असली लक्ष्य है, हम उन उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस देश की आज़ादी के लिए सबों ने कुर्बानियां दी है। और नेहरू जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, समाजवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने 1951 में ही, मतलब कि आप सीधा समझ लीजिए कि पहले आम चुनाव से पहले ही नेहरू जी जो है वो क्या किए, फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन की रूपरेखा तैयार करते हैं। और देखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, ठीक ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951, संविधान संशोधन 1951। इस संविधान संशोधन को, मतलब देश में आम चुनाव 51-52 में होते हैं, लेकिन इस आम चुनाव से पहले ही नेहरू जी जो है प्रथम संविधान संशोधन को लाने के लिए मजबूर होते हैं। और भी कई सारे मसले थे, ऐसा नहीं है कि केवल एक आरक्षण मसला था, लैंड रिफॉर्म के भी मसले थे इसमें। तो कई सारे जो है वो मसले थे, और नेहरू जी ने देखा कि अगर इसी तरह से चलता रहा, कोर्ट जो है बीच में आते रहे, तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया। और प्रथम संविधान संशोधन में उन्होंने क्या किया कि इसमें आप देखेंगे कि 9th शेड्यूल जो है, हमारी जो 9वीं अनुसूची है, वो भी इसी संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और जो मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 15(4), उन्होंने संविधान के उस अनुच्छेद 15 में ही एक सब क्लॉज जोड़ दिया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक ना, इन वर्गों के लिए अगर सरकार कोई विशेष उपबंध करती है तो ये 15 का या आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, भेदभाव कर सकता, कानून बना सकता, प्रावधान कर सकते हैं। मतलब एक तरह से प्रथम संविधान संशोधन, ये अनुच्छेद आपको फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1951। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 15(4) कब जोड़े गए। तो अनुच्छेद 15(4) जो है पहला संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़े गए, ठीक ना। और उसमें ये कहा गया कि जो सामाजिक रूप से, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े तबके हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ठीक ना, या आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर पाएंगे। और आप देखिएगा कि बाद में चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, ठीक ना, या फिर स्कूलों, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों में हो, या कई तरह के अन्य उपबंध जो है वो किए जाते हैं। हालांकि ध्यान रखेंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 15 के तहत नहीं है, 16 के तहत है। 16(4), 16(5), 16(6) वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, तो इस बात को क्लियर कट में ध्यान रखेंगे हम लोग। तो 15(4) को अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ दिया गया। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 15(5) को, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को। चूंकि फिर वही बात कि ये अनुच्छेद भी आप अगर देखेंगे तो ये अनुच्छेद जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे भी जो है संविधान संशोधन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। और ये अगर आप देखेंगे तो 93वां संविधान संशोधन था, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था, उसमें आप देखेंगे वर्ष 2005 में ये संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(5) को जो है वो बाद में जोड़ा गया। ये क्या चीज है? ये है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं। अब याद कीजिए 15(4) में क्या था? 15(4) में था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, तो वहां पे किसकी बात है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, यहां पर भी ये टर्म है और 15(5) में भी ये टर्म है। विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं। बड़ी आराम से समझना है आपको, बड़ी बारीकी से समझना है आपको, और कभी आप जीवन में इन चीजों को नहीं भूल पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप इस क्लास को ढंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा एक तरह से दावा तो नहीं कहना चाहिए, ये एक थोड़ी सी प्राउडनेस वाली एक शब्द लगती है। मैं प्रायः अपनी चैनल पे ऐसे शब्दों का, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं जो आमतौर पे एक यूट्यूबर करते हैं। लेकिन मेरा पूर्ण भरोसा है, ठीक ना,
कि अगर आप इस क्लास को ढंग से सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, तो आपके कोई भी डॉट्स आपके मन में नहीं रह जाएंगे और सारी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रूप में आपके विजन में, आपके दिमाग में जो है सेटलमेंट हो जाएंगे। वो जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक ना। तो आप 15.4 में क्या देखें, यहाँ पर भी कुछ विशेष उपबंध की बात की गई सामाजिक और शैक्षिक रूप से, लेकिन किन के लिए? एससी के लिए और एसटी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के। लेकिन अगर आप 15.5 को देखेंगे तो 15.5 क्या कहता है? अगर 15.4 में आप देखते हैं तो 15.4 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े की बात की गई है, वहां एससी एसटी की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी सरकार जो है वो विशेष उपबंध खेल सकेंगे। याद कीजिए कि ये वो दौर है जब देश में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया जाता है। हालांकि कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स यहाँ पे इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप ध्यान रखिए कि हमारे देश में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। कई सारे एग्जामिनेशन में आपसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। तो हमारे देश में जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, ठीक ना, वो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है मंडल आयोग नहीं था। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। और वहां पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मंडल आयोग के जो रिकमेंडेशन थे उसी के आधार पे आपको आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया। तो हम लोग अक्सर इस क्वेश्चन को मंडल आयोग पिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काका कालेलकर आयोग था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, काका कालेलकर आयोग। तो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है 1953 में। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन 1953 में नेहरू जी के समय में हुआ था। और फिर आप बाद में देखिएगा कि देश में पहली बार 1977 पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार जो है वो आती है केंद्र में, ठीक ना। मतलब आजादी के बाद कई दफे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बने? तो 1977 का जो आम चुनाव होती है, इंदिरा गांधी सहित तमाम दिग्गज कांग्रेसी हार जाते हैं इस चुनाव में, और पहली बार जनता पार्टी के जो है मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया जाता है। और वहां पे देखिएगा कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के मधेपुरा जिले से रिलेटेड थे, उनके ही आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जनता पार्टी के सरकार में, और उस आयोग को नाम दिया गया बीपी मंडल आयोग, या जिसको हम मंडल आयोग कहते हैं बाद में, बीपी मंडल आयोग यानी मंडल आयोग, मंडल आयोग। इस आयोग का गठन जनता पार्टी की सरकार के समय 1979 में, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और 1979 में आप देखेंगे कि बीपी मंडल के अध्यक्षता में जो है एक आयोग बनाई गई जिसको मंडल आयोग कहा गया। और इसी मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह जब केंद्र में प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक ना। तो उस समय मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था। इसी आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। 27%। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन सरकार को दिया, उन्होंने जो अपनी अनुशंसाएं सरकार को दी, वहां पे ये कहा गया कि जो एक जातियों की एक संख्या भी बताई गई थी, चिन्हित किया गया था पिछड़े वर्ग को, ठीक ना। विभिन्न जो उस समय उपलब्ध जो डेटा थे उसका आपको विश्लेषण किया गया था, और ये कहा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यहाँ पे हमने पहले भी कहा इस शब्द पे जोर देना है कि यहाँ आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं की गई है। आर्थिक पिछड़ेपन की भी बात की जाएगी जो बहुत बाद में की जाएगी। तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आपको आरक्षण का जो रास्ता है वो इसी से आपको बीपी मंडल जो आयोग थे इसी के आधार पर फिर कह रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 में पढ़ेंगे जहां लोक नियोजन में अवसर के समता की बात की गई है। तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया। हालांकि फिर उनकी सरकार गिर जाती है, ठीक ना, वो अल्पमत में आ जाती है, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया जाता है। उस समय पूरे देश में एक तनाव की माहौल बनी थी।
लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ये देश उन तमाम फेज से गुजरा है और आज के डेट में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में जो है रिजर्वेशन की मांग की गई है। हमारी टॉपिक चूंकि रिजर्वेशन नहीं है, इसीलिए हम विषय से बहुत ज़्यादा विषयांतर नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 15 ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। वर्ष 2005 में 93वां संविधान संशोधन किया गया। उस 93वां संविधान संशोधन के जरिए जो है इसको जोड़ा गया, ठीक ना। हालांकि 93वां संविधान संशोधन 2006 में जाके लागू होती है, 2005 में संविधान संशोधन लाया गया था। और उसमें क्या है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों और जो निजी शैक्षिक संस्थान है, ठीक ना, जो भी आपको जैसे आप देखिएगा IIM है, एम्स है, ठीक ना, IIT है, ये जो शैक्षणिक संस्थान है इसमें रिजर्वेशन का रास्ता खुला, आरक्षण का प्रावधान किया गया। किनके लिए? जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग था। तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन जो थे, जो पिछड़े वर्ग थे, यानी आप अगर सरल शब्दों में समझे तो ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्गों को आपको शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में या निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिला। उसके अलावा आप देखेंगे कि यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर, जो आप बाद में देखेंगे जब हम आर्टिकल 13 की बात, 30 की बात करेंगे, आर्टिकल 30 की बात करेंगे, 29-30 में आप देखेंगे शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 तक मिलेगा। वहां पर भी कुछ चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ये ध्यान रखना है कि ये आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नहीं दिए गए थे, ठीक ना। अगर बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको फंसाया जा सकता है, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक ना। और जो BCS स्तर तक के एग्जामिनेशन होते हैं या जो ग्रेजुएशन लेवल के जो अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की जो एग्जामिनेशन होती है, वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं जो थोड़ी तह में जाके आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 15(5) शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का रास्ता खोलता है ओबीसी वर्ग के लिए, लेकिन ये आरक्षण हमें ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है उस पर ये आरक्षण लागू नहीं होते हैं, ठीक है। और अब आते हैं अनुच्छेद 15(6) की ओर। अनुच्छेद 15(6) की ओर सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 15(6) कब लाए गए। तो अनुच्छेद 15(6) भी आप देखेंगे 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक ना। रिसेंटली जो एनडीए की सरकार है हमारे देश में अभी, और आप देखेंगे कि एक लंबे अवधि से ये मांग की जा रही थी कि सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा, शैक्षिक पिछड़ेपन के अलावा आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का, रिजर्वेशन का एक आधार बनाया जाए। और इस मांग को एनडीए सरकार में इससे माना गया। और आप देखेंगे कि 103वां संविधान संशोधन जो है 2019 जो है ये लाया गया और इस संविधान संशोधन को पारित करके अनुच्छेद 15(6) को जोड़ दिया गया। आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के रास्ता को बनाता आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहाँ पे? शैक्षिक संस्थानों में। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल जो है 16 के तहत मिलता है, अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है। और ये आरक्षण जो है वो कहाँ पे? शैक्षिक संस्थानों में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, यानी जिसको हम कहते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े, जिसको हम कहते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, हालांकि ये आरक्षण काफी विवादों में रहा। कोई से सवर्ण आरक्षण, द्विज आरक्षण जैसे शब्दों से इस आरक्षण को कहा गया। आरोप लगाए गए कि इस आरक्षण के जरिए एक खास तबके को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा विवादित है भी। आप देखेंगे इसके जो क्राइटेरिया जो है कि 8 लाख रुपया जो वार्षिक इनकम है, फिर आप देखेंगे कि कुछ जमीन की बात है नगर पालिका क्षेत्र में या फिर जो नगर निगम के क्षेत्र में, अलग अलग उसके कुछ क्राइटेरिया है। 5 एकड़ जमीन की बात है कि 5 एकड़ से जमीन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो आपको क्राइटेरिया इसके लिए निर्धारित किया गया है वो क्राइटेरिया ही आपको जो है, जब आप बीपीएल की बात करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे की बात करते हैं, वहां पे
कुछ और क्राइटेरिया है, लेकिन जब हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करते हैं वहां पे गरीब किसको कहेंगे, तो 8 लाख जिनकी वार्षिक आमदनी हो वो वहां तक जो है उससे ज्यादा है तभी वो अमीर है, नहीं तो वो आप सोच ले 8 लाख रुपया अगर वार्षिक आमदनी 12 से भाग कर दे, डिवाइड कर दे, आप सोच सकते हैं कि महीने की इनकम कितनी बनती है, उसको गरीब माना गया है इस आरक्षण में, ठीक ना। तो खैर मैं उन तथ्यों की ओर अभी नहीं जाना चाहता हूं। अनुच्छेद 15(6) को अगर आप देखिएगा तो ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, जो एनडीए की सरकार है केंद्र, उनके द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया और इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता, इसका प्रावधान किया गया कि शैक्षिक संस्थानों में, ठीक ना, अगर आप देखेंगे तो शैक्षिक संस्थानों में आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, ठीक है, ऐसे जो शैक्षिक संस्थान है या जो निजी शैक्षणिक संस्थान भी है वहां पर भी जो है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया। और चूंकि आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन कर दिया है कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता, 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है जो हम जिक्र करेंगे आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आरक्षण की एक सीमा तय की गई थी, आरक्षण की सीमा, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, नहीं हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से पहले ही हमारे देश में विभिन्न वर्गों के एससी एसटी, ठीक ना, ओबीसी, इन सारे आरक्षणों को अगर मिला दिए जाते हैं तो 49.5% आरक्षण पहले से ही प्राप्त थे। फिर अब विचारने वाली बात है कि आखिर 10% आरक्षण जो है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से दिया गया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं है? इस तरह से अगर आप इस आर्टिकल्स के शब्दों को देखेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से ये लिखा गया कि मतलब 15(4) में और 15(5) में, मतलब 15(4) में आपको हम फिर दोहरा रहे हैं एससी एसटी आरक्षण है, 15(5) में आप देखेंगे तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण है। तो 15(4) में और 15(5) में जो आरक्षण दे हैं उसके अतिरिक्त अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण में वो वर्ग शामिल नहीं होंगे, भले ही वो गरीब हैं, लेकिन जिनको आरक्षण का लाभ अनुच्छेद 15 और 4 और 15(5) में मिल रहा है, जैसे ओबीसी वर्ग को मिल रहा है, एससी एसटी को मिल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे, उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा, भले वो गरीब हों, लेकिन अगर उन्हें आरक्षण 15(4) के तहत, 15(5) के तहत पहले से दे है, मिल रहा है, तो उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में लिखा गया कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) में वर्णित वर्गों के अतिरिक्त जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण, और ये 10% आरक्षण पहले की जो सीमा है आरक्षण की उसके अतिरिक्त दे होगी, ठीक ना। यही है 15(6). मतलब आसान भाषा में समझे तो 15(6) के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता साफ किया गया, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला। संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन था 2019 का, और एनडीए की सरकार के समय में संविधान संशोधन किया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, इस आरक्षण को। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ थी, उस संवैधानिक पीठ में जिसमें आप देखेंगे जस्टिस यू ललित ये भी थे, और उस संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3-2 की बहुमत से फैसला सुनाया और इसको जो है वो वैध माना, इसको संविधान का उल्लंघन नहीं माना, इस आरक्षण को बरकरार रखा गया। चुनौती दी गई थी कई सारे उसके क्राइटेरिया पर, या फिर जो पूर्व के जो 50% आरक्षण की सीमा उसका भी हवाला दिया गया था। तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। 2022 में ही 2022 में इसकी जजमेंट आई थी, यू ललित भी उसमें थे, और कुल 5 जजों की वो एक संवैधानिक पीठ थी जिसमें 3-2 के बहुमत से फैसला लिया गया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो है वो वैध माना गया, उसको बरकरार रखा गया। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 15(6). हम फिर कह रहे हैं, अगर आप दोहरा लीजिए 2 मिनट में, आप इन चीजों को अगर आप दोहराना चाहते हैं। 15(1) राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव, कोई नियम, कोई अधिनियम नहीं बना सकता। 15(2) नागरिकों को भी केवल इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव से मनाही करता है, चाहे वो होटल हो, रेस्तरां हो,
ठीक ना, क्लब हो, भोजनालय हो, ठीक ना, या फिर राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई कुआं हो, कोई तालाब है, ठीक ना, सड़कें हैं, इन स्थानों पर केवल इन 5 आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अनुच्छेद 15(3) राज्य को ये शक्ति देता है, ठीक ना, राज्य को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर पाएंगे और ये 15(1) या 15(2) का उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 15(4) जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो SC ST समुदाय हैं, उनके लिए राज्य जो है विशेष उपबंध कर पाएगा। 15(5) जो संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2005 के जरिए जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि राज्य जो है पिछड़े वर्ग के लिए भी जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए भी जो है वो विशेष प्रबंध कर सकेगा, ठीक ना। और 15(5) को अगर आप देखेंगे तो 15(5) में क्या है कि मतलब सरकारी शिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान या निजी शैक्षिक संस्थानों की बात की गई है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं की गई। 15(6) को अगर आप देखेंगे, EWS आरक्षण का प्रावधान किया गया जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। यही वो बात है, जनहित याचिका थी एक, जनहित याचिका जो 15(6) EWS आरक्षण है, 15(6) EWS आरक्षण है, जिसको चुनौती दी गई थी, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके आरक्षण को चुनौती दी गई थी, ठीक ना। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक जनहित याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, 103वें संविधान संशोधन 2019 को इसमें चुनौती दी गई थी, ठीक ना। जो इसमें 10% आरक्षण की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से, ठीक ना, इस EWS आरक्षण को वैध ठहराया और ये कहा उन्होंने कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, ठीक ना। यानी आर्थिक पिछड़ापन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी। और भी कई सारे वाद हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये क्लास लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोझिल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा, और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रहे हो, अगर आप अनुच्छेद 15 को समझ पा रहे हैं, मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता हूं कि कम से कम वो बच्चे जिन्हें हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। अगर आपका प्यार, सहयोग, स्नेह हमें मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम अच्छे कंटेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की क्लासेस जो है आगे भी लेकर कोशिश करेंगे कि उसमें भी एक नियमितता, एकदम सच समय, आपको लंबा गैप देखने को ना मिले, नियमित तौर पे आपको वीडियोज मिलते रहें। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका समर्थन ये हमें मिले, और वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी ताकत है। अगर आपका प्यार, सहयोग, स्नेह हमें मिलता रहा तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि क्लासेज आपको नियमित तौर पे मिले, जो वीडियोज हैं उसमें लंबा गैप भी ना आए, नियमित तौर पे आपको क्लासेज उपलब्ध होती रहे यूट्यूब पर, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन इस चैनल को, इस परिवार को, हमारे इस संस्थान को बहुत ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे, नई जो वीडियोज जो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको सही समय मिल जाएगी। और सबसे अहम बात कि अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, अपनी टिप्पणी भी जरूर समय निकाल कर अपनी टिप्पणी को लिखे। आपके सुझाव, आपके शिकायत दोनों आमंत्रित भी हैं, अपेक्षित भी हैं, ठीक ना। यही हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो जरूर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।